हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी वापस से जियांग सेक्ट से लैन सेक्ट आ चुके थे, लेकिन उनके साथ जैन चैंग भी था। जैन चैंग जो कि यहाँ कुछ रिचुअल्स के लिए आया हुआ था, लेकिन विंग की जीत की वजह से उसे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रोक लिया गया था। जैसे तो रिचुअल्स जो थे उसे दिन कंप्लीट हो चुके थे जिस दिन वो आया था, लेकिन विंग ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट कुछ टाइम पे यहाँ पे उसको रहने दिया जाए। और इस बात को फिलहाल विंग की नई नई यहाँ पे आया है और उसको एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए किसी न किसी की ज़रूरत उसको पड़ेगी। थोड़ा सा उसका जो माइंड डाइवर्ट हो जाए, इसको अपने घर की याद ना आए, इसलिए महागुरु लैन ने भी उसको इस चीज़ की परमिशन दे दी थी कि जैन चैंग यहाँ पे रह सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और जैन चैंग दोनों को ही फिलहाल कोई काम नहीं था, क्योंकि वो दोनों ही अभी यहाँ पे नए हैं और एकदम से उन्हें कोई काम नहीं सौंपा जा सकता। जैसे कि स्टडी विंग और जैन चैंग दोनों की ही कंप्लीट हो चुकी है। जैन चैंग जो कि यहाँ पे एक गेस्ट है और विंग जो कि अब परमानेंटली यहाँ पे एक फैमिली मेम्बर बन चुका है, तो ऑफकोर्स सी बात है उसको भी कोई ना कोई काम सौंपना ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल अभी उसका पहले टेस्ट लिया जाएगा कि वो किस फील्ड में बेटर कर सकता है, इसलिए उसके बाद ही उसको वो फील्ड दिया जाएगा कि वो कौन सी फील्ड में काम करेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो अभी फ्री था, मॉर्निंग का टाइम था। विंग जो कि लानवांग जी की वजह से पहले ही जल्दी उठ चुका था, अपने मॉर्निंग ड्रिंक्स करके ब्रेकफास्ट भी करके वो बैटल फील्ड पर पहुँच चुके थे। हाँ, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक छोटा सा ग्राउंड था जहाँ पे नॉर्मली विंग और जैन चैंग जब पहले यहाँ पे स्टडी के लिए आए थे तब भी वो यहाँ पे ही प्रैक्टिस किया करते थे। और वो दोनों अभी भी सेम इसी जगह पे खड़े थे और तैयार थे अपने स्वॉर्डमैनशिप के लिए। थोड़ी ही देर में उन दोनों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन अभी प्रैक्टिस का सिर्फ आधा घंटा निकला ही था कि तभी विंग को बुलाने के लिए कोई आ चुका था। और विंग जैन चैंग को यहाँ पे ये बोल के जा चुका था कि उसको महागुरु लैन यानी कि उसके अंकल ने बुलाया है, तो ऑफकोर्स सी बात है उसको जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वो तब तक यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है, बैठना हो तो बैठ सकता है, आराम करना हो तो आराम कर सकता है, लेकिन वो जल्दी ही काम निपटा के जल्दी ही यहाँ पे वापस आएगा। जैन चैंग ने भी एक शॉर्टी की स्माइल दी कि वो आराम से आए। यहाँ पे विंग जा चुका था और जैन चैंग फिर से अपने प्रैक्टिस में लग चुका था। यहाँ पे विंग जब महागुरु लैन के कमरे में पहुंचा था तो उसने देखा कि महागुरु लैन बहुत सारे दस्तावेज यानी कि जिन्हें हम डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं वो लेके वहाँ पे बैठे हुए थे। महागुरु लैन वैसे तो विंग की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। विंग बहुत ज़्यादा शैतान था और साथ ही साथ उसकी हरकतें भी बहुत उटपटांग हुआ करती थी, मतलब रूल्स तोड़ना तो उसकी मेन हॉबी हुआ करती थी। अभी का क्या है वो महागुरु लैन नहीं जानते थे, इसलिए विंग को अपने सामने बैठा के उन्होंने विंग को समझाना शुरू किया कि अब उसकी वो नादानियाँ नहीं चलेंगी। यहाँ पे वो एक फैमिली मेम्बर बन के आ चुका है और उसकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो इस जगह को अपना समझे और साथ ही साथ अब इस जगह को और भी बेटर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर भी है। यहाँ पे महागुरु लैन जो कि उन दस्तावेजों का आगे बैठे थे, उन्होंने एक एक करके विंग को दिखाना शुरू किया। कुछ उसमें अकाउंटेंट्स के थे, कुछ उसमें स्टडी रिलेटेड थे, कुछ उसमें गेम्स रिलेटेड थे और कुछ उसमें स्वॉर्डमैनशिप, आर्चरी ईटीसी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें से कोई एक फील्ड विंग को चूज़ करना था। विंग जो कि म्यूज़िक में भी महारत हासिल किए हुए था और साथ ही साथ उसका स्वॉर्डमैनशिप भी बहुत बेटर था, उम्दा किस्म का। साथ ही साथ आर्चरी भी वो बहुत बेटर किया करता था, हॉर्स राइडिंग भी। ऑलमोस्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो विंग को नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पे बात फिर से वही आती है कि क्या विंग पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ, क्या पूरे तन मन के साथ उन बच्चों को सिखा पाएगा जो बच्चे अभी लैंड सेक्ट में एज ए स्टूडेंट आए हैं। क्या वो उनको वो नहीं सिखाएगा जो कि वो खुद सीखा हुआ है, यानी कि शैतानिया। महागुरु लैन विंग के सामने बैठ के उसको बस कन्वेंस कर रहे थे कि अगर उसे नहीं करना है तो वो बता सकता है, उसे कुछ और काम सौंप दिया जाएगा, लेकिन अगर वो करना चाहता है तो उसके ऊपर कुछ पाबंदियाँ होंगी। वो किसी भी तरीके की शैतानी नहीं कर सकता, ना ही किसी तरीके की शैतानियाँ वो बच्चों को सिखा सकता है। यहाँ पे विंग एक एक करके उन सभी बातों को, उन सभी रूल्स को सुन रहा था जो कि महागुरु लैन उसे बता रहे थे। दूसरी तरफ जैन चैंग व्यस्त था अपनी प्रैक्टिस में, शॉर्टमैनशिप में। वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ अभी तक की लाइफ में कि
जैन चेंग विंग से लीड आगे ले ले, विंग को हरा ले। लेकिन हाँ, कभी कभी रेयर चांसेस होते थे कि जैन चेंग भी विंग को हराता था। लेकिन हाँ, विंग को हराने की जो एक इच्छा थी ना, हाँ एक राइवल टाइप के वो नहीं थे, लेकिन हाँ एक इच्छा उसके अंदर ज़रूर थी कि कभी वो भी एक ऐसे ट्रिक सीखे जो कि वो विंग को हरा सके। अपनी स्वॉर्डमैनशिप को लेके वो कभी भी लापरवाह नहीं रहा। उसने हमेशा ही अपने खाली टाइम में उस चीज़ को इस्तेमाल किया है। हमेशा से ही विंग के काबिल, एटलीस्ट विंग के बराबर ना सही, एटलीस्ट विंग से थोड़ा नीचे ही सही, लेकिन वहाँ तक वो पहुँचना चाहता था। हालांकि जियांग सेक्ट में ऐसा कोई भी नहीं था जो जैन चेंग का मुकाबला कर ले, लेकिन फिर भी विंग से वो हमेशा पीछे ही रहा है। जैन चेंग पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं आया कि उसकी प्रैक्टिस के बीच में एक और शॉट थी जो कि उसको आके रोक रही थी। और अचानक से ही उसने उस शॉट पे ही वार करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगले ही पल जब उसने उस शॉट को देखा, उस तलवार को देखा, तो उस तलवार को पहचान चुका था। और उस तलवार को अपनी तलवार को शांत करते हुए उसने सामने की तलवार को भी शांत किया। और फिर जाके टर्न होके उस तलवार के ओनर को देखा। और वहाँ पे देख के अननोइंगली ही जैन चेंग के फेस पे एक स्वीट सी स्माइल आ चुकी थी। सामने से भी उसका जो ग्रीट हुआ ना, वो भी बिल्कुल वैसे ही एक स्वीट सी स्माइल के साथ ही हुआ था। सामने जेओजुन खड़े थे और उनके फेस पे जो स्माइल थी वो आसानी से ये बता सकती थी कि उन्होंने कुछ अभी एक ऐसी चीज़ देखी है जिन्हें देखने के बाद वो एकदम इम्प्रेस्ड हुए थे। जेओजुन जैन चेंग की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं, बहुत खूब राजकुमार जियांग, शायद मैंने आपकी ताकत का अंदाज़ा थोड़ा कम लगाया था। यहाँ पे फाइनली उसके सामने पहुँच के जेओजुन ने उसे ग्रीट किया और जैन चेंग ने भी उनका रिप्लाई दिया। जैन चेंग ने ग्रीट करने के बाद यहाँ पे जेओजुन से पूछा कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं। तो तभी जेओजुन ने उसको आंसर किया कि अभी अभी जिस तलवार को तुमने नियंत्रित किया है, उस तलवार को नियंत्रित करने का ताकत किसी में नहीं है, या फिर उसे मैं, लान वांगजी या फिर अंकल चिरेन, इसके अलावा कोई और उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। जैन चेंग उस तलवार की तरफ देखता है जो कि अभी भी हवा में लटक रही थी। उसको छूते हुए उसने जेओजुन की तरफ देखा और उसके बाद मुस्कुराते हुए आंसर किया, आपको क्या लगता है कि हम जियांग सेक्ट वाले योद्धा नहीं हैं? क्या मैं इतना भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इस तलवार को वार करते हुए आपने अपनी पूरी ताकत तो किया, अपने 50% की भी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी। आपको लगता है कि हम जियांग सेक्ट वाले इतना भी नहीं हैंडल कर सकते? ऐसा लग रहा है जैसे इनडायरेक्टली आप ये बोलना चाह रहे हैं कि लैन सेक्ट वाले जियांग सेक्ट वालों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे जैन चेंग ने मुस्कुरा के जेओजुन को आंसर किया। जेओजुन ने मुस्कुराते हुए वही टोन में उसका आंसर किया, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस देखना चाहता था कि आप अचानक हुए वार पे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। खैर, मुझे अच्छा लगा कि आपने उस टाइम पे भी बिना पैनिक हुए इस चीज़ को इस तरीके से हैंडल किया। और वैसे भी मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं था कि मैं आप पे पूरी ताकत के साथ वार करूं। मैं बस इतना ही देखना चाहता था कि आप क्या कर सकते थे। यहाँ पे जेओजुन ने अपनी तलवार की तरफ इशारा किया और तलवार ने अपना रुख जेओजुन के हाथ की तरफ बढ़ा दिया। जैन चेंग अपनी तलवार को ऑलमोस्ट म्यान करने ही वाला था कि तभी जेओजुन ने उसे रोकते हुए बोला, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम एक एक राउंड स्वॉर्डमैनशिप कर सकते हैं? यहाँ पे ये बात जैन चेंग के लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की थी, क्योंकि लैन सेक्ट के क्लैन लीडर से स्वॉर्डमैनशिप करना क्या ये नॉर्मल बात थी? एक स्टूडेंट, अभी वो स्टूडेंट ही खुद को मान रहा है। हाँ, उसकी पढ़ाई लगभग 2-3 साल पहले कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो जेओजुन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो विंग को बीट नहीं कर सकता, तो ऑफकोर्स सी बात है जेओजुन को बीट कर पाना तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा। लेकिन हाँ, उसने इस चीज़ का अपमान भी नहीं किया। उसने जेओजुन को ग्रीट किया, बो डाउन होते हुए उसे सल्यूट करते हुए बोला, शायद ये अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना मेरे लिए एक ऑनर की बात होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम ये ज़रूर कर सकते हैं। जेओजुन ने जैंग चेंग को इशारा किया कि उन्हें शुरू करना चाहिए। और इसी के साथ उन दोनों के बीच एक स्वॉर्डमैनशिप स्टार्ट हो चुकी थी। एक ऐसी तलवारबाजी जहाँ पे तलवार टकरा रहे थे, लेकिन रिटर्न में वो तलवारों की खनखनाहट नहीं, एक ऐसा रिदम बना रहे थे जैसे कि एक इतनी सुंदर लय जिसको सुनने के बाद शायद कोई भी इंसान आराम से किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और शायद अपने दिमाग को शांत कर सकता है। लेकिन यहाँ पे
इन दोनों को ये पता ही नहीं चला कि इनको देखने के लिए और भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे। हाँ, उसमें से कोई लैन एल्डर्स नहीं थे, स्पेशल लैन मेंबर्स नहीं थे, लेकिन हाँ लैन सेक्ट के वहाँ पे स्टूडेंट ज़रूर आ चुके थे, क्योंकि यही फील्ड था जहाँ पे बाकी स्टूडेंट भी अपने कभी कभार स्वॉर्डमैनशिप के लिए आ जाया करते थे, और इस वक्त उनका भी टाइम था, तो वो लोग यहाँ पे आ चुके थे। लेकिन यहाँ पे पहले से ही इस बैटल को देखते हुए वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइज थे, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी हारने के लिए तैयार नहीं था और कोई भी एक दूसरे को जीतने भी नहीं दे रहा था। लेकिन शायद आज किस्मत जैन चेंग की तरफ थी। जैन चेंग ने एक्सीडेंटली किया या फिर अपने पावर के दम पे उसने अपने तलवारों की वार से कुछ ऐसे पॉइंट पे लैन सिचेन को वार किया कि उनकी कुछ जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो चुकी थी। यानी कि क्लियर था कि यहाँ पे जैन चेंग इस राउंड को जीत चुका था। जैन चेंग जैसे ही नोटिस करता है कि उसने इस राउंड को जीत लिया है, और वो भी एक ऐसे इंसान को हराया है जिसको हराने के बारे में वो कभी नहीं सोच सकता, वो अपने आप पे प्राउड फील करे या फिर वो अपने आप में एक सरप्राइज्ड मतलब एक शॉकिंग रिएक्शन यहाँ पे दे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। यहाँ पे जियोजुन फिर से मुस्कुराते हुए जैन चेंग को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, शायद सच में ही मैंने आपकी ताकत को बहुत कम आंका था। यहाँ पे जैन चेंग अपने में ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि उसने ये सब कुछ कैसे कर लिया। उसने जल्दी से लैन सिचेन के दोनों चेस्ट की तरफ अपने दोनों फिंगर से प्रेस किया और उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसको जल्दी से अनलॉक किया। उसके बाद उसे ग्रीट करते हुए, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, उसे लगा कि शायद ये एक्सीडेंटली हो चुका था, इसलिए उसने जियोजुन को एक और राउंड के लिए इनवाइट किया। लेकिन जियोजुन ने उसके पास खड़े सभी स्टूडेंट की तरफ देखा और उसके बाद बोला, उनका टाइम ख़राब हो रहा है, लेकिन हाँ मैं चाहूँगा कि आप जब तक हैं तब तक हम सुबह एक राउंड ज़रूर ऐसा लें जहाँ पे मैं देखना चाहूँगा कि आप जीतेंगे या मैं। खैर, मैं आपको एक चीज़ और ज़रूर बताना चाहूँगा, हार जीत आपके दिमाग में बसी हुई है। अगर आपके दिमाग में जीत का जुनून होगा तो आप ज़रूर जीतेंगे। मुझे पता है आज तक आप विंग से कभी नहीं जीते भी हैं तो भी शायद कोई रेयर केसेस में, लेकिन शायद ये आपके दिमाग में ही घुस चुका है कि आप विंग से कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि आपको अच्छे से पता है विंग को शिक्षा देने वाला भी मैं हूँ और आपको शिक्षा देने वाला भी मैं ही हूँ। तो क्या कोई स्टूडेंट अपने टीचर से आगे बढ़ सकता है? शायद हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि आप इतने वीक हैं कि आप मुझे हरा दें और विंग को ना हरा सकें। मैं आपको और विंग को राइवल्स बनने के लिए कभी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अपने आप को कम आंकने की कोशिश कभी मत करना। यहाँ पे जियोजुन जैन चेंग को ग्रीट करते हैं, यहाँ से अपनी विदा लेते हैं और जा चुके थे। दूसरी तरफ जैन चेंग था जो अभी भी सरप्राइज था, क्योंकि उसे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने द क्लैन लीडर लैन सिचेन को हराया है। ये उसके लिए सच में बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पे सभी स्टूडेंट आके जैन चेंग के आसपास खड़े हो चुके थे और गॉसिप्स करने लगे थे, क्योंकि उन्होंने भी आज तक लैन सिचेन को ऐसे कभी भी स्वॉर्डमैनशिप करते हुए नहीं देखी थी। क्योंकि जब से लानवांग जी का स्टडी कंप्लीट हुआ था उसके बाद से ही वही था जो उनको स्वॉर्डमैनशिप सिखाता था, उसको म्यूजिक सिखाया करता था और बाकी सारी एक्टिविटी भी वही किया करते थे। बस लैन सिचेन करते थे तो बस कुछ रूल्स के बारे में या फिर स्टडी के बारे में, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लैन सेक्ट के बाकी एल्डर्स या फिर लैन वांगजी ही संभाला करते थे। लेकिन यहाँ पे आज उन्होंने पहली बार लैन सिचेन को तलवारबाजी करते हुए देखा, लेकिन अफसोस की बात है पहली बार ही उन्होंने हारते हुए भी देख लिया। हालांकि उन्हें पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ झोल झमेल तो ज़रूर है, और वैसे भी हो भी सकता है क्योंकि लैन सेक्ट अपनी तलवारबाजी के लिए सबसे ज़्यादा माहिर है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि जैन चेंग जीता भी हो। यहाँ पे जैन चेंग उनकी बातों को सुन के और भी ज़्यादा सरप्राइज हो चुका था कि वो भी यही सोचते हैं कि लैन सिचेन को ही जैन चेंग ने हराया है। खैर, जैन चेंग तो यहाँ से जा चुका था, ऑलमोस्ट वो पहुँच चुका था उस ग्राउंड में जहाँ पे लैन वांगजी सभी स्टूडेंट के सामने विंग का इंट्रोडक्शन करा रहा था, और वो भी सिर्फ एक उसके पार्टनर के रूप में नहीं बल्कि उसके टीचर के रूप में। यहाँ पे लैन चिरेन ने विंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि कल से वो लैन वांगजी के साथ मिलके स्वॉर्डमैनशिप और म्यूज़िक दोनों ही एक साथ सिखाया करेंगे। वो दोनों ही बच्चों को अच्छे से ट्रेन करेंगे, और साथ ही साथ अगर कोई गलती विंग करता है तो मैं पूरी तरीके से ध्यान दूंगा कि लैन वांगजी तुम्हें ना बख्शे, क्योंकि तुम उसके हस्बैंड हो सकता है वो तुम्हारे मैटर में थोड़ा सा लीनियंट हो जाए, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर उससे बोलूँगा कि तुम्हारे मैटर में बिल्कुल भी लीनियंट ना हो। क्योंकि यहाँ पे
अगर हम एक इंसान को माफ़ करते हैं तो हमें सभी लोगों की कोई ना कोई गलती माफ़ करनी होगी, और गलतियों के लिए लेंस एक्ट में कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे लैन वांगजी जब विंग को इंट्रोड्यूस करवा रहा था सभी स्टूडेंट्स से, उस वक्त विंग जो कि सिर्फ लैन वांगजी को ही देखे जा रहा था, और उसके फेस पे एक ऐसी स्माइल थी जो कि उसके फेस पे शायद ही कभी आई थी, और इस स्माइल को नोटिस करने वाला कोई और नहीं था, जैन चैंग ही था। जैन चैंग ने जब नोटिस किया कि उसका ब्रदर कितनी स्वीटली यहाँ पे स्माइल कर रहा था, तो वो एक चीज़ तो समझ चुका था कि ये स्माइल सिर्फ और सिर्फ लैन वांगजी की वजह से है। लैन वांगजी ने अपना काम कंप्लीट किया। यहाँ से सभी स्टूडेंट से और विंग से भी विदा लेते हुए वो अपने दूसरे काम के लिए चले गया। सभी स्टूडेंट भी वहाँ से जा चुके थे क्योंकि उनकी क्लास पहले ही हो चुकी थी। आज विंग को कोई काम नहीं था, आज उनको बस इंट्रोडक्शन ही यहाँ पे देना था। विंग यहीं पे खड़ा रह चुका था और लैन वांगजी का डिस्पेयर होते हुए जो बॉडी था ना, बस उसी को देखे जा रहा था कि तभी उसने नोटिस किया कि उसके शोल्डर पे किसी ने हाथ रखा है और यहाँ पे उसको टीज किए जा रहा था। मुझे लगता है लैन वांगजी जा चुका है, मुझे तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या तुम्हें भी अभी भी वो दिख रहा है? यहाँ पे जैन चैंग ने विंग को थोड़ा सा टीज करते हुए बोला। विंग ने अपने रियलिटी में आते हुए जैन चैंग को देखा और उसके बाद बहाना बनाते हुए बोला, मैं उसे नहीं देख रहा था, मैं तो देख रहा था कि जगह कैसी है, मैं तो देख रहा था कि ये जगह अभी भी वैसी ही है या नहीं। यहाँ पे विंग ने बहाना तो बनाया, लेकिन जब वो टर्न होने लगा तो वैसे ही जैन चैंग ने उसके आर्म से खींचते हुए उसको पास ही के बेंच में बैठा दिया और उसके बगल में बैठते हुए बहुत एक्साइटली उससे पूछा, एक मिनट, मैं तुमसे ये पूछना ही भूल चुका था, बाय द वे तुम्हारी फर्स्ट नाइट पे क्या हुआ? यहाँ पे जैसे ही जैन चैंग ने ये क्वेश्चन किया तो उसको पूरा यकीन था कि कुछ ना कुछ फनी सा विंग जरूर बताएगा, क्योंकि जैन चैंग को अच्छे से पता था कि लैन वांगजी एकदम कोल्ड पर्सन है। उससे ऐसी वैसी उम्मीद तो की नहीं जा सकती है। अगर सच में उसने ऐसा वैसा कुछ किया भी होगा ना, तो भी ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगी। हो सकता है उनके बीच में कुछ फनी थिंग्स हो चुकी हों, और हो सकता है कि विंग खुद ही ये चीज़ें सिखाने लगा हो, या फिर हो सकता है वो इरिटेट हो चुका हो। यहाँ पे इसी सारी चीज़ों की उम्मीद करते हुए जैन चैंग अपने ब्रदर के फेस को देख ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पे एक शांति सी छा चुकी थी। उस शांति को महसूस करते हुए जैन चैंग ने दोबारा से विंग से पूछा, क्या हुआ विंग, तुम इतना सीरियस कैसे हो गए? विंग ने बिना उसको देखे ही रिप्लाई किया, उसे टाइम चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा कि उसे टाइम चाहिए? जैन चैंग ने थोड़ा शॉकिंग एक्शंस के साथ यहाँ पे विंग से क्वेश्चन किया, और विंग ने उस रात की जो भी बात थी वो सारी जैन चैंग को बता दी। जैन चैंग भी थोड़ा बहुत शॉक्ड तो था, हाँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने अंदर एक उम्मीद थी कि लैन वांगजी ऐसा कर सकता है। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद साइलेंस ब्रेक करते हुए जैन चैंग ने विंग को आंसर किया, चिंता मत करो, मुझे उस आइस प्रिंस से यही उम्मीद थी, लेकिन हाँ, मुझे मेरे ब्रदर से भी पूरी उम्मीद है कि वो आज नहीं तो कल उस आइस प्रिंस का दिल मेल्ट करके रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छे से याद रखना, ऐसे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हो, क्योंकि तुम्हारी समझदारी की वजह से ही मेरे बाबा तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगा, चाहे सिचुएशन कभी कैसे भी आ जाए, हो सकता है थोड़ी देर में चीज़ें उसके पल्ले पड़े, वो थोड़ा देर से तुम्हारे समझने की कोशिश करे, लेकिन याद रखना, तुम एक ऐसे इंसान हो विंग जो हर किसी को अपने प्यार में डाल ही लेगा। तुम इतने स्वीट हो कि तुम किसी को भी स्वीट बना सकते हो। और हाँ, मैं एक बात और अच्छे से जानता हूँ, अपने गुस्से को कंट्रोल रखना विंग। हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें इतनी इजीली गुस्सा नहीं आता, इतनी आसानी से तुम गुस्सा नहीं करते हो, लेकिन हाँ, मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि अगर बाय एनी चांस गलती से भी तुम्हें गुस्सा आ गया ना, तो शायद ये लेंस एक्ट उस गुस्से को संभाल नहीं पाएगा, और कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगी। इसलिए कैसी भी सिचुएशन हो, कोशिश करना कि तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाओ, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया ना, तो तुम आज नहीं तो कल उस आइस प्रिंस को तो जीत ही लोगे, साथ ही साथ इस लेंस एक्ट को भी जीतोगे, जो कि मैं चाहता हूँ तुम करो। तुम्हें आज तक हमारी फैमिली में शायद ही कोई खुशी मिली हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हें यहाँ पे दुनिया भर की खुशी मिले, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन हाँ, उस कॉम्प्रोमाइज़ में अपने आप को मत भूल जाना, तुम भी एक अलग हस्ती हो, इसको याद रखना। जैन चैंग ने अपने ब्रदर के शोल्डर पे टैप किया, उसको हमेशा उसके साथ होने का विश्वास दिलाया, और यहाँ पे
विंग ने भी उसको एक स्वीट सी स्माइल देते हुए श्योरिटी दिलाई कि उसकी बातों को वो ज़रूर याद करेगा। लेकिन अब बारी आ चुकी थी विंग की, क्योंकि विंग को भी कहीं से उड़ते उड़ते खबर आई थी कि जेन चेंग और लैन सीजेन दोनों के ही बीच में स्वॉर्डमैनशिप हुआ था और साथ ही साथ उसका भाई पहली बार जीत के आया है। लेकिन हाँ, वो किसके अगेंस्ट जीत के आया है ये ज़्यादा मैटर करता है। विंग ने टीस करते हुए जेन चेंग से बोला, बाय द वे मैंने सुना है कि तुमने आज किसी को हराया है। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही निर्दयी इंसान हो? तुमने एक ऐसे इंसान को हराया है जिससे तुम प्यार करते हो। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मुझे तो लगा था कि तुम तो उसके सामने ऐसे ही हार जाओगे, लेकिन तुमने तो उस बेचारी को ही हरा दिया। विंग जेन चेंग को टीस कर रहा था और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहा। जेन चेंग का रिएक्शन यहाँ पे देखने लायक था, क्योंकि उसने भी कभी नहीं सोचा था कि वो किसी को हरा पाएगा, और वो भी उस इंसान को जो कभी उसका टीचर हुआ करता था। यहाँ पे जेन चेंग ने एक ब्लशिंग जो उसके फेस पे आ चुकी थी उसको हाइड करने के लिए विंग को इग्नोर किया और डायरेक्टली अपने कदमों को अपने रूम की तरफ बढ़ा दिया, और विंग पीछे से ठहाके लगा के बस हंसते ही रह गया। जेन चेंग फाइनली अपने रूम में पहुंच चुका था और वहाँ पे जाके उसने ऑलमोस्ट अपनी जो हाफती सी सांसें थी ना उनको कंट्रोल किया और अपने हाथ को अपने सीने के पास ले जाके अपने आप को शांत करने की कोशिश की। उसके बाद उसकी नज़र उसकी तलवार पे गई, जिसपे वो आसानी से अभी भी उस खनखनाहट को महसूस कर सकता था जो कि वो उस वक्त महसूस कर रहा था जब वो जियोजुन के साथ इस छोटी सी बैटल को कर रहा था। यहाँ पे जेन चेंग ने अपनी तलवार को अपने हाथ में लिया और उसके बाद उससे बातें करना स्टार्ट किया। तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम्हें खुश होना चाहिए? आखिरकार पहली बार आज तुम अपने पार्टनर से मिले हो, तुम्हें तो खुश होना ही चाहिए। यहाँ पे जेन चेंग अपनी तलवार से बात कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उससे रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहा है। वो अपने माइंड से अपने आप को स्लैप करते हुए बोला, वाह तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जेन चेंग, तुम तो बिल्कुल विंग की तरफ रिएक्ट कर रहे हो। वो भी अपनी तलवार अपनी बांसुरी सबसे ऐसे ही बात करते रहता है, लेकिन हाँ अब उसका असर मुझ में भी होने लगा है। खैर उसका असर मुझ पे होने लगा है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका असर होना कुछ गलत भी नहीं है। यहाँ पे जेन चेंग अपनी और जियोजुन की ये जो छोटी सी बैटल थी ना उसको याद करते हुए मुस्कुराने लगा था। लेकिन जेन चेंग का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हम ज़्यादा देर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है मेरे इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई वीडियो एंड बाय बाय।